हेलो एवरीवन। टुडे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नया टॉपिक, मतलब नया चैप्टर ही अपने पास। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लिखिए हेडिंग सरफेस केमिस्ट्री। अब हुआ क्या कि आपके पास जब रिएक्शंस होते हैं तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका रिएक्शन जो देखो होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, इन प्रेजेंस ऑफ समथिंग या फिर रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट कौन सी सरफेस पे रिएक्ट कर रहा है, क्या वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो वर्ड्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये दो वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो वर्ड लिखते हैं। एक तो है आपके पास एड्सॉर्प्शन, ठीक है, और दूसरा वर्ड है आपके पास एब्जॉर्प्शन। दोनों में बस एक में डी है तो एक में क्या है, मेरा बी है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है एड्सॉर्प्शन के अंदर और एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो अगर हम बात करें कि भाई एड्सॉर्ब क्या होता है, तो जस्ट इमेजिन आपके पास एक चौक है, ठीक है ना। आप समझो आपके पास एक चौक था, तो आपने चौक को क्या किया, एक आपके पास सॉल्यूशन था, ठीक है ना, आपने समझ लो ये रेड कलर का आपने एक इंक डाली हुई थी वाटर के अंदर ना। और जब आप इस चौक को इसके अंदर डिप करोगे और बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये चौक पूरा का पूरा रेड कलर का हो जाएगा। बट जब आप इस चौक को तोड़ोगे, अंदर से देखोगे तो आपको वो कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर का ही दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रेड इंक थी चौक की बस आउटर सरफेस के ऊपर ही था, अंदर तक नहीं पहुंचा था। तो इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, कि जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसी के ऊपर आके क्या हुआ, मेरा पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए हैं, वहीं पे स्टिक हुए हैं। ठीक है, बट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आपके पास समझ लो अब रेड इंक है, अगर आप इसके अंदर स्पंज डालते हो, आपके पास स्पॉन्ज है, आपने उसको उसके अंदर डाला, आप निकालोगे तो क्या होगा, जितने भी उसके अंदर पोर्स होते हैं पूरे के अंदर पानी चला जाएगा, मतलब रेड इंक हर जगह प्रेजेंट होगी। तो हम लोग अब बात लिख लेते हैं इन दोनों के बारे में। आप लिखिए सबसे पहले एड्सॉर्प्शन के बारे में, द प्रोसेस इन विच the concentration of one substance is higher at the surface as compared to the bulk। ठीक है, कि आपके पास का एक सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है, जैसे जो यहाँ पर रेडिंग थी उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ कहां पर है, सरफेस पे, बट अंदर तो नहीं है। और अगर आप ऐसे नहीं कह सकते तो आप एक चीज, एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो, इसकी जगह आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसके बारे में, when there is greater accumulation of a substance over the surface of another substance as compared to its bulk। ठीक है, तो हम लोग ने लिख लिया कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एक सब्सटेंस जो है वो बल्क में नहीं है, आपके पास जो मेन सरफेस है वहीं पे प्रेजेंट है, बट अंदर जो पोर्स थे उनके अंदर वो प्रेजेंट
नहीं है। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन के बारे में, तो एब्जॉर्प्शन में तो क्या हुआ, जो आपका स्पंज था उसके सारे पोर्स में मेरी रेडिंग चली गई थी। ठीक है, मतलब बल्क के अंदर भी वो क्या था, प्रेजेंट था। ठीक है, तो आप लिखिए व्हेन अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली distributed throughout the bulk of other substance। ठीक है, दूसरे के अंदर भी वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता है। स्पंज की बात करें तो स्पंज के हर पोर में क्या होगा, रेड इंक मेरी प्रेजेंट होगी ही होगी। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या हो रहा है मेरे पास, ये चीजें तो हम लोगों ने यहां से लिख ली, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह हम बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं वाटर वेपर्स को देखूं, आपने बहुत बार देखा होगा ये, कि आप कभी है ना कोई बोतल खरीद के लाते हो, थर्मस की अगर बोतल होती है आपके पास, तो उसके अंदर है ना, बोतल के अंदर एक छोटा सा पैकेट होता है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट स्वेलो। ठीक है, या फिर लिखा होगा इट इज पॉइजनस, डू नॉट कंज्यूम इट, इस तरह से लिखा रहता है। अब इस पैकेट के अंदर ऐसी क्या चीज है, तो अगर आपके पास एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अगर वाटर वेपर्स है, वो इसलिए होता है कि वो क्या करता है कि अगर इसके अंदर कोई हल्का सा मॉइस्चर आ जाए तो ये बोतल खराब हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, रस्ट की वजह से, या फिर जंग लग सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकता है। तो वो क्या करता है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वाटर वेपर्स को दो चीजें मेरे पास, एक होती सिलिका जेल, ठीक है, और एक है मेरे पास एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो क्या करता है, सिलिका जेल तो उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है ना, और एनहाइड्रेट CaCl2 क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, सिलिका जेल उसको। ठीक है, उसका फायदा क्या है कि भाई अब मेरे पास सारी गैस तो उन्होंने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे उस सब्सटेंस के अंदर, और वो सब्सटेंस आपका क्या होगा, कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके अंदर क्या रख रखा है, सिलिका जेल रख रखी, या फिर आपने एनहाइड्रस CaCl2 को क्या कर रखा है, प्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अब देखो, जो हम एड्सॉर्प्शन की बात करें, अगर अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन की, एड्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं भाई ये मेरे पास कैसा होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, और मेरे पास एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अंदर तक जाता है पूरे बल्क में, एक एक पोर्स तक, तो हम कह देते हैं दिस इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है ना, अंदर तक एक एक पार्ट तक वहां पर जाके क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, ऐसी बहुत जगह होती है जहां पर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, चाहे एड्सॉर्प्शन की बात करो या एब्जॉर्प्शन की बात करो, दोनों प्रोसेस हो रही होती है। ऐसा भी केसेस होते हैं जब दोनों प्रोसेस हो रही हो, तो हम उसे क्या कह देते हैं, सॉर्प्शन। SORPTION, सॉर्प्शन के बारे में लिखो, व्हेन adsorption and absorption occur simultaneously। ठीक है ना, दोनों हो रहे हो तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉर्प्शन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई सॉर्प्शन तो ये हो गया, तो डिसॉर्प्शन क्या होगा, डिसॉर्प्शन मतलब अगर सॉर्प्शन हुआ हुआ है, क्या हुआ है, सॉर्प्शन हुआ है मतलब
आपके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स दूसरे सब्सटेंस पे अट्रैक्टेड हैं, तो उनको निकालना पड़ेगा, मतलब डी एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा या डिसॉर्प्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब लिख सकते हो रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब पार्टिकल्स। ठीक है, जो पार्टिकल मेरे सेल फेस पे क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए हैं, मैं उनको अब क्या करने वाला हूँ, बाहर निकालने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद दो टर्म्स हो रहे हैं जो मेरी यहाँ पर यूज आती है, वो होती है, एक होती है एड्सॉर्बेट, ठीक है, और एक होती है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेट क्या होता है, जो सब्सटेंस आपका एड्सॉर्ब हुआ है उसको तो हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट, और जहां से हुआ है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, भाई मैं सिलिका जेल को डालता हूं किसके अंदर, वाटर के अंदर, या फिर वाटर प्रेजेंट था, सिलिकल जेल आपने डाली, तो क्या करेगा, सिलिका जेल वाटर को एड्सॉर्ब कर लेगी, तो ये मेरे पास क्या करी, एड्सॉर्ब कर रही है, इसलिए तो मैं इसे बोलता हूँ एड्सॉर्बेंट। और एड्सॉर्ब हो क्या रहा है, वाटर एड्सॉर्ब हो रहा है, तो ये होता है एड्सॉर्बेट। ये क्या होता है मेरा, एड्सॉर्बेट होता है। तो आप लिखिए इन दोनों के बारे में यहाँ पर, द सब्सटेंस विच गेट adsorbed at the surface of another substance। ठीक है, दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे क्या हो जाता है, वो एड्सॉर्ब हो जाता है। एड्सॉर्बेंट की बात लिखें तो हम लिख सकते हैं द substance at which the surface of which adsorption take place, वो सब्सटेंस जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म की, भाई ऐसा क्यों होता है, एड्सॉर्प्शन किस प्रक्रिया से होता है, वो अंदर क्यों नहीं जाता, सरफेस के ऊपर ही क्यों प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसकी हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो आप लिखो मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। पहले हम चीजों को समझेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर के अंदर जो मैं एड्सॉर्प्शन की बात कर रहा हूं, तो हर केस में मैं एक ही बात करूंगा, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ये एक ही केस है जिसके बारे में मैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाला हूं, कि गैस मॉलिक्यूल सरफेस, सॉलिड सरफेस पर क्या होंगे, एड्सॉर्ब होने वाले हैं। हम बस एक ही चीज को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूँ, आपको एक एग्जांपल लेके पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको चीजें लिखवाता हूँ। मैं बोलता हूँ आपके पास एक ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है ना, इसी तरह से एक और ये भी एक सब्सटेंस है, ये हम उसके अंदर पार्टिकल्स बना के देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, भाई यहाँ पर है ना, ये मेरे अगर सॉलिड सरफेस है तो ये एटम से मिलके बने होंगे, और एटम्स कैसे होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे के बगल बगल में, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इन एटम्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस होगा, क्योंकि ये सॉलिड है तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो ये इस तरह से मेरे एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, और सब में अट्रैक्शन फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है,
मैंने बस थोड़े से बना के दिखा रहा हूँ आपको, बाकी आप समझ जाओगे, क्योंकि पूरे के अंदर यही हालचाल होना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ओवरऑल इस पे नेट फोर्स जो लग रही होगी वो तो कितनी होगी, जीरो, क्योंकि इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस साइड भी, और ये ऊपर से नीचे भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये इधर भी अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इधर भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर भी अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इधर भी अट्रैक्ट कर रहा है। हर डायरेक्शन से अट्रैक्शन फोर्सेज लग रही हैं, और सबका अमाउंट कैसा होगा, सेम, क्योंकि सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के प्रेजेंट है, तो सबके अंदर सेम चीजें हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर देखो अट्रैक्शन फोर्सेस लग रही हैं, तो इस पे तो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो है। बट अगर मैं इस एटम की बात करूं, इस पे तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, नीचे की तरफ से तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे एटम प्रेजेंट है ही नहीं, तो इस पे तो नेट फोर्स जीरो है। बट जो मेरे एटम सरफेस पे प्रेजेंट है, इन पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो मैं अब इन्हीं एटम्स की बात कर रहा हूँ। मैंने वो जो सरफेस पे प्रेजेंट थे एटम्स, उनका डायग्राम बनाया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये सबका साइज सेम ही होगा। ठीक है, सेम ही है और एक दूसरे के पास पास है। अब देखो क्या होगा, इन एटम्स पे तो फोर्स लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, नीचे वाले एटम्स इनको खींच रहे होंगे इस प्रकार से, और इनके आसपास बाहर हवा में घूम रहे होंगे कौन से, गैसियस एटम्स घूम रहे हैं, गैस, ये सॉलिड सरफेस है मेरी। ठीक है ना, और ये क्या है, मेरे गैसियस एटम्स इसके आसपास में घूम रहे हैं। होगा क्या, देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एक तालाब है, ठीक है ना, या स्विमिंग पूल है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया भाई, दो लोग थे, ठीक है, जिनको तैरना आता था, स्विमिंग करनी आती थी, वो तो अपने आराम से स्विमिंग कर रहे हैं। एक इंसान ऐसा है जिसको स्विमिंग नहीं आती थी, वो ऊपर से कूद तो गया पानी के अंदर, बट अब उसे स्विमिंग नहीं आती, तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाने लगेगा। अगर वो नीचे की तरफ डूबने लगेगा तो वो क्या करेगा, इन दोनों का हाथ पकड़ेगा और इनको क्या करेगा, नीचे की तरफ धक्का मारेगा दोनों को, ताकि खुद क्या हो जाए, ऊपर आ जाए। आप इसको एक बार इमेजिन करने की कोशिश करना, अगर आप डूब रहे हो तो आप क्या करोगे, दो लोगों का आपने हाथ पकड़ लिया, तो आप इनको नीचे की तरफ धक्का मारोगे, दोनों को, ठीक है ना, इनको नीचे की तरफ पुश करोगे, क्यों, ताकि आप खुद क्या आ सको, ऊपर आ सको। तो आपने इन दोनों को कहाँ अट्रैक्ट किया, नीचे की तरफ, जहां पर फोर्स लगा रहे हैं उन्होंने नीचे की तरफ लगाया। सेम चीज मेरी यहाँ पर होती है, ये एटम के पास खुद नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, खुद डूबने वाले हैं, तो ऊपर वाले एटम्स को पकड़ के नीचे खींचते हैं, तो ये इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है ना, ये इनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये खुद नीचे डूबने वाले हैं तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं, और फाइनली क्या होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपके आके यहाँ पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सॉलिड सरफेस। ये सारे एटम्स आके मेरे सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और इन पे ये फोर्स कैसी लग रही होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर से और कोई फोर्स इन पे नहीं लग रही होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, या फिर इसको रेजिडुअल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, अब एक एक एटम के बारे में कि हमने जो जो यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इनके बारे में, पहले हम इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे। ठीक है, इस डायग्राम के बारे में लिखियो आप, द मोलिक्यूल प्रेजेंट इन बल्क इज अट्रैक्टेड by all the other molecule and the F net is equals to zero। इस पे जो नेट फोर्स लग रही होती है वो कैसी होती है, जीरो होती है, बट इस केस में वो जीरो नहीं थी। अब आप सेकंड डायग्राम के बारे में लिखिए, इस डायग्राम के बारे में कौन सी फोर्स की बात करें, इस फोर्स की, रेजिडुअल फोर्स की। लिखो आप इसके बारे में,
to balance these residual force, they attract the gas molecule near the surface and hence adsorption take place. ठीक है, क्या होता है फिर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस होता है, इनकी ऊपर वाले सरफेस पे ही आके एटम्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अंदर नहीं आ पाते ये मेरे ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अंदर तो जगह प्रेजेंट होती ही नहीं है, इसलिए अंदर नहीं आ पाते. ठीक है, ये इन पे डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है ना, इसके बारे में भी मैं आपको लिखवा देता हूँ. फिर इसके अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, पहले आप लिखिए, द मोलिक्यूल which are present at the surface experience a downward pull due to the attraction force by other molecules, and thus these exist, or these exist residual unbalanced ये मेरे पास देयर है, ठीक है ना, एंड देयर एग्जिस्ट अ रेजिडुअल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल. देखो अब यहां पर क्या हो रहा था, मेरे पास, आपके पास ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है ना, आपके पास ये सॉलिड सरफेस था, सॉलिड सरफेस के ये एटम्स थे. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, जो बाहर एटम प्रेजेंट था यहाँ पर, उन एटम्स को क्या कर रहा है, अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है. तो मतलब अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है. ये चीज याद रखना, इस बारे में अगली क्लास में बात करेंगे. ठीक है, कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है. अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है तो कंपाउंड की क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करती है. ठीक है ना, अट्रैक्शन के साथ क्या बढ़ता है, हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ती है. और रिपल्शन होता है तो अनस्टेबिलिटी. ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ रहा था तो मेरी स्टेबिलिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है. अगर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है ना, तो एनर्जी को क्या करता है, वो बाहर एमिट करता है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर कम एनर्जी होगी तभी तो वो स्टेबल होगा. तो एनर्जी के लेवल कम होता जाता है और एनर्जी बाहर निकलता है, इसलिए क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपके पास एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है मेरे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. ठीक है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है एड्सॉर्प्शन.
क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगी मेरे पास, बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी लेवल अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, जो अभी हल्का हल्का सा मैंने आपको हिंट दे दिया है कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को लेके हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे और गिब्स फ्री एनर्जी के साथ इसका वेरिएशन भी देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। ठीक है, आप इसी को रिवाइज कर लेना।